दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक नया सिस्टम चालू हो रहा है यूनिक एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम लाइव सेमिनार जो है रेगुलर हर दिन शाम को 4 बजे कोई न कोई कोऑर्डिनेटर आपके बीच में उपस्थित होगा। वो एज ए सेमिनार जैसे हम लोगों को प्रोस्पेक्ट को लेकर आते हैं नई सेमिनार में, उस तरह से ये पूरा चलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसकी शुरुआत मेरे द्वारा की जा रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सिस्टम में कुछ चैलेंज आए थे लेकिन अभी हमने दूर कर लिए हैं और अब लाइव आपके बीच में रेगुलर मौजूद होते रहेंगे। दोस्तों, इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी टीम के हर मेंबर को एक-एक को जाकर सब्सक्राइब कराइए ताकि रेगुलर वे में उसे मोटिवेशन मिले और वो अपने नए लोगों को, नए प्रोस्पेक्ट को भी इस ट्रेनिंग में, इस सेमिनार में लेकर आ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अपने परिचय से मैं अपनी बात चालू करूँगा। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से बिलॉन्ग करता हूँ। भीलवाड़ा बेसिकली राजस्थान की एक छोटी सिटी है, टेक्सटाइल की सिटी है जहाँ पर मेरा जन्म 1973 में हुआ था और 1973 में जन्म के बाद अपनी एजुकेशन मैंने भीलवाड़ा में ही पूरी की थी। मेरी एजुकेशन आई एम सिंपली बीकॉम, ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ मैं। कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज़्यादा पढ़े-लिखे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिशाली होंगे, ज्ञानी होंगे। मैं आप सब लोगों को बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ। जीवन में जब भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपसे रेगुलर सीखूँगा क्योंकि जीवन का, उम्र का और एजुकेशन का अनुभव आपका मेरे से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं आपके बीच में यहाँ पर इसलिए मौजूद हुआ हूँ, क्योंकि आरसीएम में थोड़ा-सा नॉलेज मेरे पास ज़्यादा है। इसलिए आरसीएम की बात करने के लिए हम यहाँ पर तैयार हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1973 में अपने जन्म के बाद, अपनी एजुकेशन करने के बाद, मैंने अपना इकोनॉमिकल जो करियर था वो भीलवाड़ा राजस्थान में ही चालू किया। इकोनॉमिकल करियर चालू करने के बाद 19 साढ़े 19 साल की एज में मुझे प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी। इतनी कम एज में नौकरी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं होने की वजह से मुझे प्राइवेट नौकरी से अपना करियर चालू करना पड़ा। थोड़ा डिस्टर्बेंस है, करते हैं बात। 1 मिनट कोई कॉल आ रहा है, बात करते हैं। मेरी आवाज़ अगर आप तक सही आ रही है तो प्लीज़ आप ये लिखिए कि आवाज़ सही आ रही है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो क्योंकि मुझे यहाँ पर सुनने का मौका नहीं मिल रहा। तो आप ज़रूर बोलें कि आवाज़ सही आ रही है। थोड़ा-सा लिख दें ताकि अपन सीधी बात चालू करें। थैंक यू। 1973 में अपने जन्म के बाद, अपनी एजुकेशन लेने के बाद, इकोनॉमिकल करियर चालू करने के बाद, मैंने एक प्राइवेट जॉब से अपना करियर चालू किया। परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं होने की वजह से प्राइवेट जॉब से मुझे अपना करियर चालू करना पड़ा। क्या हुआ? तो यहाँ क्यों आ गई? और इसको ले जाना फ़ोन को। तो इसको कर अगर वो नहीं चलेगा तो फिर आप समझा नहीं पाओगे। ओके, तो फिर यही कर धन्यवाद। देखिए, नई-नई टेक्नोलॉज़ी आ रही है और पहली बार इन टेक्नोलॉज़ी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा चैलेंज आ सकता है। लेकिन ये वादा है कि आने वाले समय में ये सारे चैलेंजेज़ हमारे खत्म हो जाएँगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मैं बता रहा था कि 1973 में अपने जन्म के बाद अपने इकोनॉमिकल करियर की शुरुआत मैंने भीलवाड़ा में की थी, एज़ ए मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में और मेरी पहली सैलरी हुआ करती थी, वो थी ₹750 ₹750। अभी जो मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, ये मेरी होटल है, 3 स्टार होटल है, होटल ला बोर्ड। इसी ला बोर्ड होटल के सामने मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था ₹750 की नौकरी। 750 की नौकरी को लगातार मैं करता जा रहा था। 1 साल के बाद इंक्रीमेंट लगा, लेकिन 1 साल काम करने के बाद मुझे पहला अनुभव ये प्राप्त हुआ कि भाई सोचना अलग बात है और करना अलग बात है। सपनों के बारे में सोचना अलग बात है और सपनों के बारे में करना अलग बात। लेकिन 1 साल के अनुभव के बाद पता चल गया कि सारे जो हमारे सपने हैं ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे बिना बिज़नेस के। क्योंकि जिससे भी हम मिलते थे वो लोग कहते थे कि बिज़नेस से ही सपने पूरे आपके होने वाले हैं। तो मैंने अपनी नौकरी के साथ कई तरह के बिज़नेस किए।
हमेशा एक्टिव रहता था, जहाँ पर भी मुझे समय मिलता था मैं बिज़नेस की बात सोच लेता था। 99 के बाद अगर मैं बात करूँ तो 1999 में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक हो गई, जो अभी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो उस समय 13,000 की इनकम बड़े-बड़े अच्छे जो सर्विस क्लास ए क्लास ग्रेड सर्विस क्लास होते थे, उनकी सैलरी भी इतनी नहीं होती थी। मेरी 26-27 साल की एज में ये सैलरी हो गई। लेकिन सपने पूरे नहीं होते थे, बिज़नेस करना था तो कभी मैं बिज़नेस करता था, कभी कंपनी मुझे कलकत्ता भेजती थी तो मैं कलकत्ता से सीडी प्लेयर उस समय बहुत क्रेज़ हुआ करता था, सीडी प्लेयर 4,000 में लाकर 5,000 में बेच देता था। कभी हेनरी हिल की शर्ट आती थी, कोरियन शर्ट, तो ₹300 में लाकर मैं ₹400 में बेच देता था। ऐसे कई तरह के कारोबार और बिज़नेस मैंने किए, लेकिन हर कारोबार में अलग चैलेंज होता है और कारोबार को करने के बाद पता चलता है कि चैलेंज क्या है। और इस वजह से मुझे लगातार 100 तरह के बिज़नेस करने का अनुभव प्राप्त हुआ और किसी भी बिज़नेस में मैं सफल नहीं हुआ, क्योंकि हर बिज़नेस को करने के बाद मुझे लगता था कि ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। जब मेरी सैलरी 13,000 थी, उसी समय मेरी कंपनी में मेरे ही बॉस, जब मैं डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर था, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे बताया। मुझे वो वक़्त अभी तक याद है, अगस्त का महीना था, शनिवार का दिन था, रात को 8 बजे का समय था और रात को 8 बजे जब मैं अपने घर के लिए रवाना हो रहा था, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि कल एक मीटिंग है और उस मीटिंग में आपको आना है, क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस है जो हम नौकरी के साथ कर सकते हैं, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम में कर सकते हैं, जिसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है और हिसाब-किताब रखने की भी ज़रूरत नहीं। दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता था कि बिज़नेस में जो-जो भी चीज़ होती है, एक भी चीज़ वो ऐसी नहीं बता रहा था, क्योंकि सारी बात बिज़नेस के विपरीत बता रहा था। बिज़नेस में जो होता है वो कह रहा था इसमें करना नहीं। खैर, आप में से कोई भी आदमी मुझे उस बिज़नेस मीटिंग के लिए इनवाइट करता तो दोस्तों शायद मैं नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। लेकिन मैं उस बिज़नेस मीटिंग में इसलिए गया क्योंकि इन्विटेशन देने वाले मेरे बॉस थे और उनको मना करना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि इंक्रीमेंट जो हर साल लगता था वो मेरे बॉस के हाथ में था। तो मैं बॉस से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। अगस्त का महीना चल रहा था और नवंबर में दिवाली आने वाली थी और दिवाली पे इंक्रीमेंट लगने वाले थे। तो मैं डर के माध्यम से चला गया। आप में से कई लोग जब पहली बार किसी मीटिंग में आते हैं तो कोई न कोई प्रॉब्लम होती है। इनवाइट करने वाला साला हो गया, इनवाइट करने वाला जीजा हो गया, आपका एक खास साथी, दोस्त हो गया। आप नहीं भी करना चाहते तो आपको मजबूरी की वजह से आपको किसी को खुश करने के लिए वो काम करना पड़ता है। तो मैं अपने बॉस को खुश करने की वजह से पहली बार मीटिंग में गया था। जब मैं मीटिंग में गया तो वहाँ पर 15-20 लोग एक हॉल के अंदर पहले ही बैठे थे। मैं भी जाकर बैठ गया वहाँ पर। थोड़ी देर तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि एक आदमी ने, जैसे आज मैंने सूट और टाई पहन रखी थी, अगस्त का महीना था, राजस्थान में टेम्परेचर उस समय 47-48 डिग्री चल रहा था और 47-48 डिग्री टेम्परेचर जब चल रहा था, तब उस आदमी ने सूट पहन रखा। और दोस्तों, मुझे ये पता नहीं चल रहा पा रहा था कि इतने बड़े टेम्परेचर में इस आदमी ने सूट क्यों पहन रखा है? ये किस देश का निवासी है? इसको इतनी सर्दी गर्मी में क्यों लग रही है? उस समय गूगल का ज़माना नहीं होता था दोस्तों, अभी तो इंटरनेट, गूगल का ज़माना है। आपको जब भी मन में कोई प्रश्न आता है, तो आप तुरंत गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं था, मैंने खूब दिमाग लगाया, मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने कहा सोचो, छोड़ो यार, मुझे क्या लेना-देना है इनसे, और मैं चुपचाप वहाँ पर बैठा रहा। थोड़ी देर तक बहुत बोरियत हुई, क्योंकि जो भी कार्टून आता उल्टी-पुल्टी बातें करता। लेकिन जब भी मैं जाने की सोचता, तो बॉस की तरफ देखता और बॉस मुझे ही देख रहे होते, तो मैं थोड़ा चुपचाप करके वापस बैठ जाता और लगातार एक क्रम जारी रहा। दूसरा कार्टून आया सूट पहनकर, उसने कहा बजाओ ताली। मैंने कहा भाई मैं ताली क्यों बजाऊँ? मन ही मन सोच रहा था यार, ताली बजाने से क्या होने वाला है? बिज़नेस की बात करनी तो बिज़नेस करो। फिर तीसरा कार्टून आया, उसने कहा इसको आने वाले हैं ₹500, बजाओ ताली। मैंने कहा जब 500 इसको आने वाले हैं तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसके पिताजी बजाएँगे ताली, मैं क्यों बजाऊँगा ताली? और मैंने ताली नहीं बजाई। दोस्तों, लगातार एक के बाद एक कार्टून आते गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। चौथे नंबर पर जो कार्टून आए, आज मेरे वो बिज़नेस गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, यूँ कहें तो मेरे भगवान हैं, ईश्वर हैं, श्रीमान बीसी छाबड़ा जी। मैं उस समय उनको जानता नहीं था। बीसी छाबड़ा जी आए और उन्होंने बात चालू की। उन्होंने लाइट अंदाज में बात चालू की, बिज़नेस से बात चालू नहीं की, किस्से कहानियों से बात चालू की और कहानियों में वो सिखा रहे थे, बता रहे थे, प्रेमी-प्रेमिका की कहानी सुना रहे थे। और दोस्तों, मैं यंग जनरेशन का आदमी था उस समय और मेरे को इंटरेस्ट आया और मैं उनकी बात को सुनने लगा। लगातार सुनते-सुनते मैं ये भूल ही गया, लगातार सुनते-सुनते मैं ये भूल गया कि मैं यहाँ आया किस लिए हूँ। और दोस्तों, मज़े की बात ये है कि मैं तेज़-तेज़ चिल्लाने लगा, सीटियाँ बजाने लगा, तालियाँ बजाने लगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा।
थोड़ी पंखे की आवाज आ रही है, इसको बंद कर दो। लगातार सीटियां बजाने लगा, तालियां बजाने लगा। तो बॉस मेरे को देख के बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और उसने मुस्कुराकर मुझे बता दिया कि शायद वो कुछ और सोच रहा था। शायद उनके मन में ये आ रहा होगा कि मैं भी हंस रहा हूं, इसका मतलब मैं समझ गया और मैं उनके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के तैयार हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो ये मजा आ रहा था कि आदमी बहुत अच्छे हैं और बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, किस्से कहानी भी बहुत अच्छे सुना रहे हैं। लगातार ये समय जो है ना बीतता गया। थोड़ी देर बाद सेमिनार खत्म हो गई। जब सेमिनार खत्म हुई तो मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार मैं अपने घर पे आने के लिए तैयार हुआ। तो बॉस ने कहा ठीक है, कल अपन ऑफिस में मिलेंगे। अगले दिन जब मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस में जाते ही मेरा पियोन मुझे कहता है कि बॉस ने आपको याद किया है। और मैं बॉस के केबिन में गया। जब बॉस की केबिन में गया तो केबिन में जाते ही बॉस ने मेरे ऊपर खड़े होकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, वेलकम, आइए बैठिए, और मेरी तरफ पानी की गिलास को खसका। दोस्तों, ऐसा बिहेवियर मैं अपने बॉस का पहली बार देख रहा था। जब बॉस मेरे साथ इतने रिगार्डली पेश आ रहा था, मेरे को थोड़ी शंका तो हो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं चुपचाप बैठ गया। एक काले कलर का बैग पड़ा हुआ था। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 1500 रुपए की किट लेनी पड़ती थी। लेकिन भारत सरकार, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने के लिए कोई भी किट नहीं लेनी पड़ती, कोई भी फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता। तो जब किट की तरफ मैंने देखा तो किट की तरफ इशारा करते हुए मेरा बॉस कहता है, ये किट तुम्हारे लिए है, इसके अंदर 3 जोड़ी कपड़े हैं। तो मुझे लगा कि शायद दिवाली आने वाली है, उसका गिफ्ट दे रहे होंगे। तो मैंने बॉस से कहा कि यार बॉस, दिवाली से पहले दिवाली का गिफ्ट? बॉस ने कहा कि दिवाली का गिफ्ट नहीं है भैया, ये किट है बिजनेस की, 1500 रुपए लगेंगे इसके, और तुम्हारी सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएंगे। दोस्तों, धक्का लगा एकदम, इतना ज्यादा धक्का लगा। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। बनिए का बेटा हूं मैं, बिजनेसमैन टाइप का आदमी था। मैंने धीरे से मन में सोचा, ये किट दे चाहे कुछ भी दे, मुझे अभी कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोला तो मेरा इफेक्ट आएगा इंक्रीमेंट के ऊपर, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा इंक्रीमेंट खराब हो। इसलिए मैं चुपचाप उस किट को लेकर आ गया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि केवल ज्वाइन करने से और बिजनेस की किट लेने से बिजनेस चालू हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। केवल सेमिनार में आने से आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। न सेमिनार में आने से बिजनेस चालू होता है, और न ही बिजनेस चालू होता है किसी के किट के लेने से। दोस्तों, अल्टीमेट किट के लेने से बिजनेस चालू नहीं होता है। और मैं चाहता हूं, 1 मिनट, तुम सिर्फ अपनी जगह पे बैठ जाओ, चुपचाप बैठना है, एक जगह पे बैठ जाइए ताकि मैं डिस्टर्बेंस, लाइव चल रही है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि किट लेने से बिजनेस चालू हो जाएगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। किट लेने से कोई भी बिजनेस चालू होता नहीं है। बिजनेस चालू होता है जब हम काउंसल विद अपलाइन में पहली बार जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस जो है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जब तक शंकाओं का समाधान नहीं होता, तब तक हम बहुत ज्यादा तेज गति से आगे नहीं चल पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, कि अगर आप तैराक हैं, गोताखोर हैं, आपको पानी में तैरना आता है, और कोई आदमी 200 फीट की गहरी खाई दिखाकर आपको कहे कि देखो पानी कितना भयंकर है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली उस पानी को देख लेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आपको तैरना नहीं आता तो आप बिल्कुल धीरे से इशारा करके उसको देखेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब शंकाएं निकल जाती है तो तेज गति से आपका दिल, दिमाग और शरीर काम करना चालू कर देता है। दोस्तों, मैं पहली बार काउंसलिंग में गया। जब मैं पहली बार काउंसलिंग में गया अपलाइन के साथ, तब मुझे पता चला कि ये बिजनेस मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस मेरे लिए क्यों बना है, इसी बिजनेस से मेरे सारे सपने पूरे क्यों हो सकते हैं। जब ये मुझे सारी बात समझ में आई, मैंने बिजनेस करना चालू कर दिया। पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, समय नहीं होता था। 10-12 घंटे की नौकरी होती थी। 10-12 घंटे की नौकरी के बाद भी मैंने पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम काम करना चालू किया। रोज सुबह 1 घंटे पहले निकल जाता था घर से, कुछ लोगों से मिलता था। रोज शाम को जब आता था तो 1 घंटा लेट आता था, लोगों से मिलकर आता था। ये कौन सी ऊर्जा थी, ये कौन सी एनर्जी थी जो मेरे से काम करवा रही थी? दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर होने की एनर्जी। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो एनर्जी से आप फुलफिल हो जाते हैं। मैं धीरे से एक सिंपल सी बात बताता हूं कि जब आपको दूरदर्शी विजन दिख जाता है तो आपकी काम करने की गति क्यों तेज हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मैं अगर आपको कहूं कि
इस कोयले के ट्रक में एक कोहिनूर का हीरा है, जाओ और निकाल लो। क्योंकि आपने हीरा जाते हुए उसमें देखा नहीं, आप सिर्फ मेरे पर बिलीव कर रहे हैं, तो आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा और आपका दिल, दिमाग और शरीर तेज गति से काम नहीं करेगा। आप सिर्फ इसलिए करेंगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और आप धीरे-धीरे काम करते रहेंगे। लेकिन उसी समय मैं एक कोहिनूर का हीरा अपने हाथ में लूं और सबके सामने कोयले की ट्रक में डाल दूं। जब ये विजन देख लेता है सामने वाला आदमी, तो वो फिर रुकता नहीं दोस्तों, उसको थकान नहीं आती, वो कैसे भी करके उस हीरे को प्राप्त कर लेगा, एक-एक कोयले पे से हीरा ढूंढ लेगा। ये कंसेप्ट की पावर है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जी के पास टाइम नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि भाई जिंदा रहना है तो रोज 2 घंटे व्यायाम करो, रोज 2 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, तो दोस्तों वो लोग जिनके पास 1% भी समय नहीं है, वो भी इस काम को करना चालू कर देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया। 12 घंटे 10 घंटे की नौकरी के बाद भी कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से मैंने इस बिजनेस में काम करना चालू किया। मुझे वो दिन याद है जब सैटरडे संडे के दिन हम 175 से लगाकर 250 किलोमीटर की यात्रा स्कूटर पर कर लेते थे, एक एक आदमी को समझाने के लिए। और दोस्तों 10 आदमी भी हमें मना करते थे तो हमें कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था कि हमें करना क्या है, और हमें पहले ही अपलाइन के द्वारा बता दिया गया था कि इतना आसान नहीं है, लोग बाग आपको हर जगह यस नहीं मिलेगी, लोग बाग आपको मना भी करेंगे। लेकिन ये दौड़ लगातार चालू रहा और 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी एचर बना। कंपनी की पहली एनिवर्सरी में 3 रॉयल्टी एचर थे, 3 रॉयल्टी एचर में से 1 रॉयल्टी एचर में बना, और मेरा जो कमीशन था उस समय 23,000 रुपए, 23,000 हो गए। सैलरी थी 13,000, कमीशन 23,000। दोस्तों जब पहली एनिवर्सरी में मुझे ले गए और मुझे ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, उस समय मेरी 50 लोग जो हैं मेरी टीम के उस फंक्शन के अंदर बैठे। जब कहते हैं कि कोई चीज आंखों से आप देख लेते हैं तो आपके जहन में वो घुस जाती है। मैं आपसे कहूं, मैंने 200 फीट का हाथी देखा, आपको बिलीव नहीं होगा। आपको बिलीव कब होगा? जब वो हाथी मैं आपको दिखा दूं। तो डायरेक्ट सेलिंग में मीटिंग और सेमिनार का क्या महत्व है आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जब मुझे सम्मानित किया गया, मुझे ट्रॉफी दी गई, मेरी टीम के 50 आदमी थे। 50 आदमी ने जब मेरा सम्मान देखा, 50 आदमी ने, पूरे हॉल ने जब मेरे लिए ताली बजाई, तो पहली बार ऐसा लगा मुझे, टीम को लगा कि ये आदमी जब मेरे साथ काम चालू करता है, जीरो से काम चालू करता है, और जीरो से काम चालू करके अगर ये रॉयल्टी एचर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। 50 के 50 आदमी के विजन क्लियर हो गए और 50 के 50 आदमी तेज गति से इस बिजनेस में काम करने लगे। जब वो तेज गति से काम करने लगे तो मेरे लिए चैलेंज आया। मेरे लिए चैलेंज क्या था? मेरे लिए चैलेंज ये था कि अब सब लोग मेरे से डिमांड करते थे कि हमारे पास आओ, हमारे इस आदमी को समझा जाओ, हमारे यहाँ पर आके होम मीटिंग लो। लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी करता था, समय मेरे पास इतना नहीं था, और अल्टीमेट लोग बाग तेज गति से काम करना चाहते थे। तो मैंने एक दिन घर वालों से बिना पूछे नौकरी से रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन देने के लिए मैंने 10 दिन सोचा। फाइनली एक बात मैंने अपने दिल से पूछी कि भाई अगर तुझे 13,000 सैलरी मिलती है तो तेरी काबिलियत से मिलती है या फिर तेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है? तो दिल हमेशा बोलता था नहीं भाई, एहसान 2-4 हजार का हो सकता है, बाकी तो काबिलियत से ही मिलती है। तो जब मैंने सोचा कि जब इनकम काबिलियत से ही मिलती है तो मैं कभी भी कर लूंगा अगर ये बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपने चांस को नहीं खाऊंगा, और मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया दोस्तों। फुल टाइम आते ही धमाका होने लगा, जगह जगह मीटिंग होने लगी। अब मेरे पास आरसीएम के अलावा कोई काम नहीं था। भूत जैसे हम बन गए थे, कहां जाकर कब खड़े हो जाते थे हमें पता नहीं। रोज रात को 12-1 बजे आ रहे हैं और रोज सुबह जा रहे हैं। इस दौरान सबसे बड़ा रोल रहा जो मेरी वाइफ का रहा, मेरी पत्नी का रहा, क्योंकि उसने पहले दिन से इस बिजनेस के विजन को समझ लिया था। वो रेगुलर मीटिंग सेमिनार में आती थी और उसे पता था कि इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है। तो जब मैं पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाता था, जब मैं उनके साथ किसी शादी ब्याह में नहीं जा पाता था, तो मेरी जो वाइफ थी मुझे सपोर्ट करती थी और हमेशा कहती थी तुम जाओ, पीछे से मैं सब संभाल लूंगा। मेरी जो पहली टेप आई थी सफलता के 5 सूत्र, उसके अंदर मैंने उस पूरी घटना का जिक्र किया। और दोस्तों अल्टीमेट ये हुआ कि मैं अक्टूबर 2002 में इस बिजनेस का सबसे बड़ा अचीवर बना, और उस समय 2002 में मेरा 1 महीने का चेक आया था 2,85,490 रुपए, 2,85,490 रुपीज का एक चेक। दोस्तों उस समय कारों की, ये जो 4 व्हीलर है उनकी इतनी सारी कंपनियां नहीं थी। मारुति कंपनी उस समय सर्वोच्च शिखर पर थी, और मारुति की 800 गाड़ी आती थी, वो कई गिने चुने लोगों के पास ही होती थी। और भाई साहब मैंने एक चेक से उस गाड़ी को खरीदा था 1,75,000 का।
इतना क्रेज था गाड़ी खरीदने का, क्योंकि पूरे मोहल्ले में किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास कार नहीं थी और मेरे पास कार थी। रात को 2 बजे भी नींद खुलती थी तो मैं कार की सफाई करता था। इतना क्रेज मेरे पास कार का था। 2,85,000 की इनकम के साथ जब मैंने काम करना चालू किया, तो धीरे-धीरे समय की कमी आने लगी, क्योंकि समय तो मेरे पास 30 दिन ही थे और मेरी टीम के लोग बड़ी पीड़ों पर थे, उनके बड़े सपने थे और मैं इतनी मीटिंग, सेमिनार 30 दिन काम करने के बाद भी नहीं दे पा रहा था। इससे मेरी टीम में असंतुष्टि आने लगी। मेरी ही टीम के लोग असंतुष्ट होने लगे। जब वो असंतुष्ट होने लगे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अल्टीमेट हुआ ये कि मेरे अंदर 2 चीजें आई। एक तो मेरे पास समय की कमी थी, मुझे सिस्टम नहीं आता था और दूसरी सबसे बड़ा जो चैलेंज था, वो था कि समय की कमी के साथ-साथ लोगों को मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा था और लोग जब संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तो मुझे छोड़कर जाने लगे। जी हाँ दोस्तों, इस बिज़नेस में एमराल्ड तक आप आएँगे, एमराल्ड तक आप सिर्फ मेहनत के दम पर ही आ सकते हैं। यानी 1 डेढ़ लाख रुपए की इनकम आपको पर मंथ लेनी है, तब तक एक ही तरीका है, खूब मेहनत करो, मोर प्लान मोर अर्न। कितने प्लान बताएँगे लोगों को, कितनी अर्निंग होगी, उसी के ऊपर काम होने चालू होगा। दोस्तों, मोर प्लान मोर अर्न के हिसाब से ही इस बिज़नेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब एमराल्ड एक बार आप बन जाते हैं, तो एमराल्ड बनने के बाद आपका काम कभी भी फील्ड का ज्यादा नहीं रहता। आपका जो काम है उस समय मैनेजमेंट का हो जाता है। आप ऐसे साइकिल बनाते हैं, आप ऐसे शेड्यूल बनाते हैं, आपकी टीम के सारे लीडर को डुप्लीकेट कर कर अपने अपने एरिया में भेजते हैं। उस समय उन सारे लोगों को मैनेज करने का काम आपका होता है। लेकिन 90% लोग गलती करते हैं, वो दौड़ते रहते हैं और एक स्टेज पर आकर वो पिन पर रुक जाते हैं, वो पिन उसके आगे नहीं बढ़ती। उस समय बाद उसको आपको मैनेज करना पड़ता है सिस्टम के जरिए। खैर, जब मैं मैनेज नहीं कर पाया, मेरे अंदर थोड़ा ईगो आ गया, साला मैं तो सांप बन गया, मेरी इतनी इनकम है तो सामने वाले की इनकम कम है तो उसके अंदर दिमाग कम होगा। ऐसा मैं मानता था और उसका नतीजा था कि मेरा बिज़नेस जो 2,85,000 के कमीशन पर गया था, गिरता गया। इतना गिरा कि दोस्तों 1% पर आ गया, यानी 2,500 का चेक हो गया। आई एम द डिप्रेशन, क्योंकि 13,000 की नौकरी मैं छोड़ चुका था, मैं डिप्रेशन में आ चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन तभी मेरी गुड़िया, जो चौथी क्लास में पढ़ती थी, वो एक पोएम को दोहरा रही थी अपने एनुअल डे के फंक्शन के लिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ के बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। 90% लोग कमियां ढूंढते हैं अपने में नहीं, लोगों में। कुछ लोग कहते हैं मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी कंपनी ही खराब है। मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्लान ही खराब है। मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपलाइन खराब है। मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डाउनलाइन खराब है। मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ, पिकअप सेंटर खराब है। मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ क्योंकि पिताजी खराब है। मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये सब बहाने हैं दोस्तों। आपकी कहानी में उनका रोल नहीं है, और है भी सही तो उसके अंदर आप बदलाव नहीं कर पाएंगे इन चीजों में। इस जीवन में, दुनिया में अगर कोई बदलाव करने की कोई चीज है तो वो खुद। आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, दुनिया में बदलाव नहीं कर पाएंगे। अपनी कमियों को ढूंढना पड़ेगा। और जब मैंने अपनी कमियों को ढूंढा, तो दोस्तों, कमियों को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि सारी गलतियों की जड़ मैं हूं। मुझे अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। और मैंने उन दिनों एक किताब लिख दी, मेरी 100 गलतियां। हालांकि वो किताब पब्लिश नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कोठारी के अंदर उन गलतियों को बोलना चालू कर दिया है। और मैं उन सारी गलतियों को लेकर आ रहा हूं और नए नए वीडियो आपके बीच में आएंगे, जिससे आप सीखेंगे कि जो कम से कम मैंने गलतियां की है, कम से कम वो गलती आप कभी ना करें। अब जब बिजनेस गिरा और जब मुझे लगा कि ये बिजनेस को मैं फिर उठा सकता हूं, तो मैंने तेज गति से काम करना चालू किया। अब मुझे लग गया था कि अब मेरा कामयाब होना फाइनल है। तेज गति से काम चालू किया। आज मुझे इस बिजनेस को करते हुए 20 साल हो गए। हाँ दोस्तों, 20 साल। कोई कंपनी चेंज नहीं, एक जगह पर एक अपलाइन के नीचे लगातार काम किया। अगर मैं सोचता कि मेरी कंपनी में क्या गलतियां हैं, मैं सोचता कि मेरी अपलाइन में क्या गलतियां हैं, तो दोस्तों मैं कितनी गलतियां ढूंढ लेता और अब तक मैं कितनी कंपनियों को चेंज कर चुका होता।
दोस्तों, हमें ठीक होना पड़ता है। कई बार कंपनी में अगर छोटी पॉलिसी गलत है, तो हम अगर टिके रहेंगे, हम अपना कमिटमेंट अगर बताएंगे, तो कंपनी की कमियों को भी हम दूर कर देंगे। और यही जज्बा अगर आपके अंदर है, तो आप भी कभी दूर कर देंगे। आप भी आइए ना, बनिए कोर लीडर, बैठिए टीसी छाबड़ा जी के सामने। अगर आपको चैलेंज लगता है तो आप दूर करेंगे, लेकिन किसी चीज को छोड़कर भाग जाना कायरता है। हमें वो काम कभी भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों, वो लोग जो भटकते हैं, वो लोगों को बहुत परेशान करते हैं। आपको पता है, पूरी दुनिया में चींटियां ज्यादा है, इंसान ज्यादा है, गाय ज्यादा है, लेकिन मरता हाईवे पर कुत्ता ही है। पता है कुत्ता हाईवे पे क्यों मरता है? कुत्ता हाईवे पे इसलिए मरता है दोस्तों, क्योंकि वो बार बार हाईवे पर आकर ट्रक के ड्राइवर को, बस के ड्राइवर को कंफ्यूज करता है और खुद कंफ्यूज होता है। ट्रक वाला लेफ्ट में जाता है, कुत्ता लेफ्ट में जाता है, ट्रक वाला राइट में जाता है, कुत्ता राइट में जाता है, और ट्रक वाला सोचता है मैं तो अब सीधा चलाऊंगा, तो कुत्ता उसी के बीच में आके मरता है। दोस्तों, कभी भी ऐसा ना करना। जितना सोचना है पहले सोच लेना, लेकिन सोचने के बाद सीधा आगे बढ़ना। मैंने तेज गति से काम करना चालू किया, 2,85,000 की इनकम आई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद बिजनेस गिरा, इतना गिरा, आई एम इन द डिप्रेशन। धीरे धीरे उभरा, समझा कि बिजनेस में कर सकता हूं, वापस काम करना चालू किया। आज 20 साल हो गए हैं। लोग बाग मेरे से पूछते हैं, कई दूसरे नेटवर्क वाले भी पूछते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि कुछ जोली छाप लीडर ने, कुछ बंदर बाट लीडरों ने इस बिजनेस को सिर्फ पैसों से तोड़ना चालू किया। अरे दोस्तों, पैसे की कहां बात कर रहे हैं आप? पैसा किस बिजनेस में नहीं है बताओ? झाड़ू की कंपनी वाले लोगों ने 100-100 करोड़ रुपए के टर्नओवर कर लिए। डायरेक्ट सेलिंग में ही पैसा नहीं है, पैसा जीवन के हर क्षेत्र में है, हर बिजनेस में है। डायरेक्ट सेलिंग को पैसे के लिए नहीं किया जाता। पैसे अगर आपको लाने हैं तो कितने ही बिजनेस आप कर लीजिए, पैसा बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है। इतना पैसा आएगा कि आपसे संभलेगा नहीं, लेकिन सिस्टम का पैसा, जब सिस्टम के थ्रू पैसा आएगा तो आप रोकना भी चाहेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग को किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, 20 साल तक एक कंपनी में काम किया तो आज आप नतीजा देख सकते हैं। सब कुछ हमारे पास है, संतुष्टि है, लोगों की टीम है, हमें ज्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता, लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। और हिंदुस्तान में कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एक एक कंपनी से 10-10 करोड़ रुपए भी कमाए हैं, लेकिन अब तक 5-5 कंपनियां वो चेंज कर चुके हैं। रोज चेंज करते हैं और बार बार मेहनत चालू करते हैं। दोस्तों, बात आपके चेंज करने की नहीं है। हो सकता है आप समझदार हो, लेकिन आप हर कंपनी में जब हजारों आदमियों के सपनों को जगाते हो और जब आप खुद क्विट कर जाते हो, तो कितने लोगों की हत्याएं आप कर देते हो। दोस्तों, एक मकसद, एक जुनून, बस तू इसी को दिल में मेहमान कर, ये सतीश पंडित जी ने कहा। अब जब बात आती है कि लोग मेरे से पूछते हैं क्या है आपके पास, मेरे पास जो है ना दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो आधी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों समझ में नहीं आएगी? क्योंकि वो समझ में तब आती है जब आप बहुत धनवान बन जाएं और बहुत पैसा आपके पास आ जाए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बिरला तो खरबपति बन गया था, अब उसके बाद बिरला मंदिर बनाने की क्यों उसे याद आई? टाटा जब अरबोपति बन गया था, तब उसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने की याद क्यों आई? इसका मतलब आदमी पैसे के लिए नहीं, पैसे के बाद उसे पता चलता है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि। पैसा तो हर चीज में आएगा, संतुष्टि कहां से आएगी? लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, बिजनेस में हमारे पास पैसा भी है, संतुष्टि भी है, और प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर जाना चाहें वहां पर हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब आप लगातार कमिटमेंट के साथ एक जगह काम करते हैं। चैलेंज सब जगह आएंगे, आप उन चैलेंज से बचने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन लोग आप फिर भी पूछते हैं, सर आपके पास क्या है, आपने क्या कमाया? तो दोस्तों, मैं उनसे ही पूछता हूं कि आपके कामयाबी की परिभाषा क्या? वो कहते हैं कामयाबी की परिभाषा, मेरे पास एक बड़ी सी कार होनी चाहिए। दोस्तों, बड़ी सी कार होनी चाहिए, उसकी कामयाबी की परिभाषा। दोस्तों, पहली कार मारुति 800 ली थी, बिजनेस बढ़ा। एक साल बाद दूसरी कार ली थी टोयोटा की क्वालिस, फिर तीसरी कार ली थी इनोवा 6 महीने बाद, फिर चौथी कार ली, फिर पांचवी, फिर छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कारों पे कारें लेनी पड़ी। और कार लेना आज हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम कार नहीं लेते तो हमारे ही अकाउंटेंट हमें कहते हैं कि भाई कार ले लो, नहीं तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपको। कार लेना आज मजबूरी हो गई। इसे कहते हैं गेम चेंज। गेम चेंज करना है तो कमिटमेंट के सारे आपको लगना पड़ेगा। इधर उधर भागने से गेम चेंज कभी भी नहीं होगा। सिक्योरिटी के साथ काम करना है तो गेम चेंज आपका होगा, बाकी ये गेम चेंज कभी नहीं। लोग बात पूछते हैं, सपना क्या है आपका, क्या प्राप्त हुआ है आपका?
मैंने कहा और क्या चाहिए आपको? एक बड़ा सा बंगलो होना चाहिए, बड़ा सा मकान होना चाहिए। दोस्तों पहला प्लॉट इसी भीलवाड़ा में मैंने लिया था नौकरी के दौरान। 65,000 में एक प्लॉट लिया था खाली, जिसपे मुझे मकान बनाना था। उस समय मैंने 5,000 का प्रोविडेंट फंड पे लोन लिया था, 5,000 रुपए का दोस्तों से कर्जा लिया था। फिर जाकर पहला मकान बना, पहला प्लॉट लिया था मैंने और सोचा था कि रिटायरमेंट तक मैं मकान बना लूंगा। लेकिन जब मैंने आरसीएम बिजनेस चालू किया, 28 लाख रुपए का मैंने पहला मकान भीलवाड़ा में चालू लिया था 2002 में। 2002 में 28 लाख का मकान लिया। 15 लाख रुपए का आईसीआईसीआई बैंक पे लोन था। मुझे लोन लेते वक्त पूछा गया कि ये लोन आप कितने साल में चुका दोगे 15 लाख का? तो मैंने कहा आप कितने साल दोगे मुझे? तो उन्होंने कहा 15 साल से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और मजे की बात है, वो लोन मैंने 6 महीने में चुका दिया। जब वो लोन मैंने 6 महीने में चुका दिया, तो मुझे लगा कि मकान ही छोटा हो गया। फिर मैंने 1.5 करोड़ का मकान लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, कई जगह पर मैंने मकान ले लिए। और अभी तो मैंने कंस्ट्रक्शन की ही कंपनी खोल दी। हम आज इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को मकान दिलाते हैं। अगर आप में से भी किसी को भी मकान की जरूरत है, जयपुर या राजस्थान में, आप संपर्क कीजिए। बढ़िया आदमी हूं भाई, कोई ना कोई काम बीच में कर ही लेता हूं। ये मेरी थोड़ी सी विशेषता समझिए या मेरी कोई कमी समझिए, हर जगह मेरा काम चालू रहता है। इसे कहते हैं गेम चेंज। जी हाँ दोस्तों, गेम चेंज। एक दिन मकान लेने की चॉइस होती थी, आज मकान लेना मजबूरी है। पैसा आएगा, करोगे क्या? लोगों से पूछते हैं और क्या सपने होते हैं, तो लोग बात कहते हैं कि सर हमारी बीवी का ज्वेलरी बॉक्स एकदम फुल होना चाहिए। दोस्तों हमारी वाइफ को भी ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था, लेकिन हमारे पास लाने की ताकत नहीं थी। लेकिन जब ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ा हमने, तो ज्वेलरी लाना आसान हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं जब आपके सारे गड्ढे भर जाए, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ आ जाए, अच्छी जिंदगी जिए, फिर भी पैसा आता जाए। और जब ज्यादा पैसा आता है तो आप इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट चालू होता है सारे लग्जरी जीवन को जीने के बाद, तो उसे ब्रेक पॉइंट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट का नियम है, पैसा ही पैसे को कमाता है। एफडी कराओगे उससे इंटरेस्ट आएगा, मकान खरीदोगे उससे किराया आएगा, दुकान खरीदोगे उससे किराया आएगा, सोना खरीदोगे रेट बढ़ जाएगी, म्यूचुअल फंड खरीदोगे डिविडेंड आ जाएगा। निश्चित रूप से जो भी आप करोगे उससे पैसा आएगा। और आज ये इन्वेस्टमेंट हमारे चाले हैं। एक दिन बीवी को ज्वेलरी पहनने का शौक था, उसके बाद इतनी ज्वेलरी पहने की आज ज्वेलरी पहनने से ही नफरत है। आज वो ज्वेलरी पहनती है, आज वो मेरी होटल्स को, दोनों तीनों होटल्स को संभालती है। 2 होटल्स हैं, तीसरी बन रही है। इन सारी होटल्स को संभालती है और ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं। इसे कहते हैं गेम चेंज। जिस दिन चॉइस थी, आज कोई चॉइस नहीं। लोगों से मैं पूछता हूं और क्या होते सपने, तो कहते हैं कि बच्चे महंगी से महंगी स्कूल में पढ़ने चाहिए। दोस्तों मेरी एजुकेशन इसी भीलवाड़ा में जो होटल है, इसी के पास में एक गवर्नमेंट स्कूल होती थी, उसका नाम था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 10। और उस वार्ड नंबर 10 स्कूल में मैं पढ़ता था। 5 रुपए सालाना फीस होती थी वहां की। और दोस्तों 5 रुपए की सालाना फीस में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। लेकिन मेरी गुड़िया चौथी क्लास में बीट्स में पढ़ती थी और 7.5 लाख रुपए सालाना फीस हुआ करती थी चौथी क्लास में। अभी वो गुड़िया ईसीडी में पढ़ती है, इंटरनेशनल डिजाइन की स्कूल में पढ़ती है और 25 लाख रुपए सालाना उसकी फीस। इसे गेम चेंज कहते हैं दोस्तों, गेम चेंज। एक दिन 5 रुपए की औकात नहीं थी, आज 25 लाख रुपए देने की औकात। लोगों से पूछता हूं और क्या सपने होते हैं, लोग कहते हैं बैंक बैलेंस फुल होना चाहिए। दोस्तों आइए भीलवाड़ा के हमारे बैंक में, बैंक मैनेजर से पूछिए। दोस्तों जब वो बैलेंस देखता है ना, तो कई बार उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, हमें जाकर बंद करना पड़ता है। इसे कहते हैं गेम चेंज। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास क्या है? आज होटल्स हैं मेरे पास, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस है मेरे पास, कुछ भी बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है और उससे कई इनकम आती है जो आरसीएम से भी ज्यादा की आती है। लेकिन दोस्तों ये सब हुआ आरसीएम की वजह से। अगर आरसीएम नहीं होता तो ये इनकम मेरे पास कभी भी नहीं होती थी दोस्तों। अगर आरसीएम जैसा हाथ मेरे पास नहीं होता तो ये मेरे पास नहीं होती। कई लोग पूछते हैं कि आपको एक और दूसरे बिजनेस करने की जरूरत क्या है? दोस्तों मैं कुछ नहीं करता, ये मेरे रिश्तेदार संभालते हैं। मैं तो सिर्फ आरसीएम करता हूं। आरसीएम के लिए पैदा हुआ हूं और आरसीएम के ही लिए मरने वाला हूं, मर जाने वाला हूं। इसके अलावा मेरे जीवन में और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, दूसरा कोई प्रायोरिटी नहीं है लाइफ में आरसीएम को छोड़कर। लेकिन मेरे को क्या आया है उससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको हासिल क्या होगा? जब आपको मैं ये बता दूं कि मैंने क्या किया, और अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने क्या किया, तो निश्चित रूप से आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैंने क्या किया, जो एक सफर के लिए चलते हैं और बताता हूं कि मैंने क्या किया और आप क्या करने वाले हैं। एक छोटे से डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 तरह के लोग होते हैं।
गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों के पास अपनी अपनी एक खानदानी बोतल होती है। मुझे पता है कि बोतल का डायग्राम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया मैंने, पहली क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा बना सकता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जिस आदमी को डायग्राम बनाना नहीं आता वो भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में हर जगह एज की बाउंडेशन मिलेगी आपको, हर जगह एजुकेशन की बाउंडेशन मिलेगी, रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, एरिया की रिजर्वेशन की रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, पैसे की रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, आपके दिमाग की रेस्ट्रिक्शन मिलेगी। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, लेडीज भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है, रिक्शे वाला भी कर सकता है और ठेले वाला भी कर सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों। यहां पर दूसरी सारी चीजों के बदले दो ही चीज चाहिए, पहला कमिटमेंट, दूसरा सीखने की इच्छा। कमिटमेंट है और सीखने की इच्छा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये दो बोतल बनाई। ये पहली बोतल है 90% लोगों की, जिसे हम गरीब आदमी की बोतल कहते हैं। दूसरी बोतल है 10% लोगों की, जिसे हम अमीर आदमी की बोतल कहते हैं। हम सब लोग पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं, जिंदगी भर इस बोतल को भरने का प्रयास करते हैं। जिस दिन बोतल भर जाती है हम अमीर बन जाते हैं। लेकिन हम पैसा जन्मों जन्मों से कमाते हैं, लेकिन बोतल भरती नहीं, क्योंकि बोतल के नीचे खर्चों के छेद होते हैं। हम पैसा कमाते हैं, बोतल में से निकल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, घर का खर्चा, खाने का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, न जाने कितने तरह के खर्चे होते हैं कि ये बोतल में पैसा टिकता नहीं। कुछ लोग जिनकी सैलरी अच्छी होती है, जिनकी इनकम अच्छी होती है, वो थोड़ी बचत करके इस बोतल को भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन बोतल थोड़ी सी भरती तब तक कोई इमरजेंसी परिवार में आ जाती है, इमरजेंसी छेद खुल जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी की टांग टूट जाती है और ये जो बचत किया हुआ पैसा वापस निकल जाता है। ये है गरीब आदमी की बोतल। ये बोतल अगर खाली है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आप सोच रहे होंगे जिम्मेदार मैं हूं ना, जिम्मेदार आप नहीं है। ये काम आपके पिताजी भी इस बोतल को नहीं भर पाए। दादाजी, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, नड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी, ऐसे कोई दादाजी में ताकत नहीं थी कि इस बोतल को भर पाए। लेकिन अमीर आदमी की बोतल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अमीर आदमी क्या करता है। अमीर आदमी भी पैसा कमाता है, बोतल में डालता है, इसके भी छेद होते हैं खर्चों के। ये खर्चे कम करके अमीर नहीं बनता, ये आपसे 10 गुना ज्यादा खर्चे करता है। आपके पास अगर 10,000 का मोबाइल है, इसके पास 1 लाख का मोबाइल होगा। आपके पास 20 लाख का मकान है, इसके पास 20 करोड़ का मकान है। आप शादी में 10 लाख खर्च करते हैं, ये शादी में 10 करोड़ रुपए खर्च करता है। आप मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर की दान पेटी में सिक्का डालते वक्त चेक करते हैं 2 का है कि 1 का है। ये सिर्फ इसे चीफ गेस्ट बनाया जाए, ये 10 लाख का चेक दे देता है। इसकी बोतल इतनी खचाखच भरी रहती है कि पैसा निकलता है। तो क्या ये बाई बर्थ अमीर है? ये बाई बर्थ अमीर नहीं है दोस्तों। ये आदमी पहले अमीर नहीं था, इसके खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी पैदा हुआ हो जिसने किया गेम चेंज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तेंदुलकर गरीब परिवार में पैदा हुआ, इतनी प्रैक्टिस की, इतने चौके छक्के मारे, भारतीय टीम में आया, भारतीय टीम का कप्तान बना और भाई गेम चेंज कर दिया। अब तेंदुलकर के परिवार में कोई गरीब पैदा नहीं। धोनी गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन इतने अच्छा खेला, इतनी प्रैक्टिस की, चौके छक्के मारे, हेलीकॉप्टर शॉट मारे, भारत का कप्तान, सबसे सफल कप्तान बना और आज धोनी बहुत अमीर है दोस्तों। अब उसके परिवार में कोई गरीब पैदा नहीं। धीरूभाई अंबानी गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने ऐसा बिजनेस किया कि आज धीरूभाई अंबानी के परिवार में अब कोई गरीब पैदा नहीं। ये सिर्फ इसलिए हुआ गेम चेंज। तो अगर आपको गेम चेंज करना है तो मेरी आगे की 10 मिनट की बात सुनिए। अगर आपको गेम चेंज नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसा करना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं। इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर गेम चेंज करना है तो मैं आपसे आगे अगले 10 मिनट बात करूंगा और आपको बहुत ढंग से इस बात को सुनना। कैसे गेम चेंज हुआ मेरा, मैंने क्या किया, जो मैं आपको बता देता हूं। मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने कहा एक आरसीएम कंपनी चालू हुई है, आपको जो अब तक लाला की दुकान से माल खरीदते थे तो लाला अमीर बनता था, अब आपको लाला की दुकान से सामान नहीं खरीदना, आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना। जब उसने पहली बार मुझे मजबूरी वर्ष कहा कि तुम्हें आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना, तो मुझे प्रॉब्लम हुई और मैंने 4 प्रश्न खींच डाले, 4 प्रश्न पूछ डाले। पहला प्रश्न पूछा, आरसीएम क्या है? आरसीएम कभी नाम तो नहीं सुना? तो मेरी अपलाइन ने मुझे कहा, नाम नहीं सुना इसलिए ही अमीर बनोगे। नाम सुने वाला प्रोडक्ट आप लेंगे तो आप अमीर कभी भी नहीं बनेंगे दोस्तों, क्योंकि
जब नाम सुना वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो नाम सुनाने वाला उसका पैसा लेता है। आप मार्केट से लक्स साबुन लेकर आते हैं, ये लक्स साबुन का नाम आपने एक हीरोइन के द्वारा पहले ही टीवी पर सुन लिया। हीरोइन ने बोला कि ये साबुन मेरे रूप का राज है, उसने नाम सुना दिया, फिर आप लेने गए तो अमीर हीरोइन बनेगी, दुकानदार बनेगा, फैक्ट्री वाला बनेगा। लेकिन कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम आप जाकर सुनाएंगे, अमिताभ बच्चन की ज्यादा ऑडियंस हो सकती है, हीरो हीरोइन की ज्यादा ऑडियंस हो सकती है, खिलाड़ियों की ज्यादा ऑडियंस हो सकती है, लेकिन आप भी तो अपने मोहल्ले के हीरो हैं भाई, तेंदुलकर हैं, आप अपने मिलने वालों के तो आप भी हीरो हैं। अगर आप जाकर उनको नाम सुनाएंगे, उनके सुनने से लेगा तो वो अमीर बनेंगे, आपके सुनाने से कोई सामान लेगा तो आप अमीर बनेंगे। तो आप डिसाइड कीजिए, नाम सुनने वाला बनना है कि सुनाने वाला बनना है। तो आज के बाद आप नाम सुनाने वाले बनिए। मुझे क्लियर हो गया कि नाम सुनोगे तो पैसा जाएगा और नाम सुनाओगे तो पैसा आएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मैंने कहा ठीक है सर, मैं नाम सुनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेट पैसा कमाना है। दूसरी बात, मैंने उससे कहा कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है? तो उन्होंने कहा अभी है कपड़े, पैंट पीस और शर्ट पीस। मैंने कहा पैंट पीस और शर्ट पीस तो पूरे साल में एक बार खरीदते हैं, कितने खरीद लेंगे और कितना पैसा हमारे पास आ जाएगा? हम तो टोटल इनकम का 2-3% पैसा ही कपड़ों पे खर्च करते हैं। तो उसने कहा भाई ये विजन का बिजनेस है, कपड़ा इसका पहला प्रोडक्ट है, अंतिम प्रोडक्ट नहीं है। तुम लगे रहोगे तो कई प्रोडक्ट आएंगे। दुनिया की हर कंपनी के जिनके आज हजारों प्रोडक्ट हैं, उन्होंने शुरुआत एक प्रोडक्ट से ही की थी और एक प्रोडक्ट के बाद लगातार काम करते गए। आज 1000 प्रोडक्ट है, तुम लगे रहोगे, एक दिन सारे प्रोडक्ट होंगे आरसीएम के, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट। तो मैंने कहा क्या होंगे? तो उन्होंने कहा सुबह तुम टॉयलेट में जाओगे, टॉयलेट क्लीनर आरसीएम का होगा, पेस्ट आरसीएम का होगा, ब्रश आरसीएम का होगा, नहाने का साबुन आरसीएम का होगा, वॉशिंग पाउडर आरसीएम का होगा, हेयर ऑयल आरसीएम की होगी, क्रीम आरसीएम की होगी, परफ्यूम आरसीएम का होगा, डिओ आरसीएम का होगा, पेंट आरसीएम की होगी, शर्ट आरसीएम की होगी, बेल्ट आरसीएम की होगा, पर्स आरसीएम के होंगे, जूते आरसीएम के होंगे, नमक आरसीएम का होगा, नमकीन, बिस्किट, चाय की पत्ती, ए टू जेड, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक तुम्हारे घर में जो भी इस्तेमाल होता है वो आरसीएम का होगा। ये बात उस समय सपने वाली लग रही थी, लेकिन दोस्तों जिन्होंने विजन देखा आज है, आज आरसीएम के पास गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट हैं। एथिकल, जो बड़े गाइडलाइन के थ्रू काम करती है, प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अगर आज किसी के पास है तो आरसीएम के पास है। हर तरह के प्रोडक्ट आपको आरसीएम में मिलेंगे। कुछ कंपनियां केवल न्यूट्रिशन पे काम करती है, आरसीएम में न्यूट्रिशन भी मिलेगा, आरसीएम में कॉस्मेटिक भी मिलेगा, आरसीएम में एफएमसीजी भी मिलेगा, आरसीएम में ग्रोसरी भी मिलेगा, आरसीएम में यूटेंसिल्स भी मिलेंगे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी मिलेंगे, स्टेशनरी भी मिलेगी, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी मिलेंगे। आरसीएम एक ऐसी चीज है जहां पर आने वाले समय में सारी चीजें मिलने वाली है, सुई से लगाकर कार तक। और आने वाले समय में थोड़े दिन रुक जाओ, दुनिया की सारी लोगों को ग्राहक चाहिए और ग्राहक आरसीएम के पास होंगे। सुई से लगाकर हेलीकॉप्टर तो कोई बिकेगा आने वाले समय में तो आरसीएम के थ्रू बिकेगा। लेकिन ये विजन की बात है, अभी आपको हंसी आएगी, क्योंकि जब मैंने कभी 2000 में बोला था कि तुम आरसीएम में टिके रहोगे, एक दिन आरसीएम की अगरबत्ती आएगी, तुम्हारी डाउनलाइन आसाम में जाएगी, आसाम में जाकर भी तुम्हारी डाउनलाइन बोलेगी ओम जय जगदीश हरे, तो तुम्हारे घर में आएंगे हरे 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 हरे। लेकिन दोस्तों लोग बाग नहीं समझे, उस समय हंसे, और आज वो समय आ गया है कि आसाम की डाउनलाइन भी अगरबत्ती लगाती है आरसीएम की, तो हमारे घर में आते हैं हरे हरे। इस चीज को आपको समझना है। दूसरा प्रश्न मैंने किया कि भाई एक ही प्रोडक्ट से कैसे होगा? तो उसने कहा कई प्रोडक्ट आएंगे। मैंने कहा अगर ये सारे प्रोडक्ट आएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं काम करूंगा। लेकिन मेरा तीसरा प्रोडक्ट है क्वालिटी कैसी है। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी कैसी है। जब मैंने क्वालिटी का तीसरा प्रश्न किया तो उसने जो बात बताई वो समझने वाली है दोस्तों। 90% लोग ये बात नहीं समझ पाते। मुझे बताया गया क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। क्वालिटी पूछने का विषय ही नहीं है। क्वालिटी के बारे में पूछोगे तो गलत जवाब मिलेंगे। मुकेश कोठारी से पूछोगे कि आरसीएम की क्वालिटी कैसी है, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा ना, क्योंकि मुझे इनकम आती है। आरसीएम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछोगे कि क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा ही बोलने वाला है। कभी भी क्वालिटी के बारे में नहीं पूछा जाता। दोस्तों सब्जी वाली से पुरानी सब्जी के बारे में पूछोगे कि ये ताजा है ना, तो सब्जी वाली बोलेगी हाँ ताजा है बहन जी, अभी के अभी तोड़ कर लाई। इसलिए जिनको फायदा है उनसे मत पूछिए। क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। क्वालिटी कैसी है उसके कंटेंट को जानिए। कंटेंट को कैसे जानना है? क्या लगा हुआ है इसके अंदर। रेट भी कंटेंट का सब्जेक्ट है और क्वालिटी भी कंटेंट का सब्जेक्ट है। क्वालिटी को कभी भी पूछो मत, क्वालिटी को यूज करके देखो। कितना पैसा लग जाएगा यूज करने में?
अरे 10 रुपए का 9 रुपए का आरसीएम का बिस्किट आता, खाकर देख लो। 10 रुपए में नमकीन आती, खाकर देख लो। 9 रुपए में नहाने का साबुन आता, नहाकर देख लो। अगर 9 रुपए भी नहीं है तो 1 रुपए में शैम्पू का पाउच आता है, उसको यूज करके देख लो। लेकिन आज के बाद किसी से पूछना नहीं कि क्वालिटी कैसी है, क्योंकि क्वालिटी के बारे में पूछोगे कभी भी आपको सही आंसर नहीं मिलने वाला। यूज करो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, क्या पूछना। क्योंकि आप दूसरे से पूछोगे, वो उसकी राय अपने अंदर ऐड करेगा। अरे गुलाब जामुन बहुत अच्छी मिठाई होती है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि सबको पसंद होती है। और आपने कहीं ऐसे आदमी से पूछ लिया आरसीएम के लिए जिसको गुलाब जामुन पसंद ही नहीं, तो कहेगा गुलाब जामुन बेकार मिठाई है क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मेरे भाई, आज के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी कैसी है उसके बारे में आप खुद यूज करके पता करो। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले 100 रुपया खर्च करो। 100 रुपए में आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे, आरसीएम के 7-8 आइटम मिल जाएंगे, उनको यूज करो और यूज करके अंदर से फीलिंग आने दो। क्योंकि दोस्तों, जब क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो आपको शब्द कम बोलने पड़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस काम करता है। आप जब 3 इडियट फिल्म देखकर आए ना, तो आपने किसी को स्टोरी नहीं सुनाई। हिंदुस्तान में फिल्म ऐसे हिट नहीं हुई। हिंदुस्तान में हिट क्या हुई, एक आदमी फिल्म देखकर आया, दूसरे दोस्त ने पूछा फिल्म कैसी लगी, तो दोस्त ने बोला क्या गजब की फिल्म है। जब आप गजब यूं करते हैं तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाला स्टोरी नहीं पूछता, क्योंकि वो आपकी शक्ल देख रहा होता है, आपकी शक्ल से सब कुछ पता चलता है। इसलिए क्वालिटी को आप यूज करके बताएं। चौथा चीज मैंने पूछा, डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती है या दूसरी कंपनियां होती है, जब वो इनकम देती है तो रेट ज्यादा रखती है। क्योंकि अब तक ये ट्रेंड है पूरे हिंदुस्तान में कि जब भी कोई आदमी क्वालिटी की बात करता है, रेट की बात करता है, डायरेक्ट सेलिंग की बात करता है, तो अक्सर ये कहता है कि साहब रेट ज्यादा है लेकिन पैसा भी तो आपको ज्यादा मिल रहा है। अरे दोस्तों, फिर वो बिजनेस कैसे हुआ? उसे तो टोपी पहनाना कहते हैं। अगर ज्यादा पैसा ले लिया, ज्यादा बांट दिया, उसे बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस उसे कहते हैं कि जो मार्केट में जिस रेट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसी रेट में उस प्रोडक्ट को हम खरीदें और खरीदने से इनकम आए और पूरी दुनिया को इनकम आए, उसे बिजनेस कहते हैं। सिर्फ ज्यादा इनकम को बिजनेस नहीं कहते हैं दोस्तों, इस चीज को आपको समझना है। रेट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। कार 2 लाख की भी आती है, कार 2 करोड़ की भी आती है। 2 लाख की कार से दिल्ली जाइए, मसाज फ्री में हो जाएगी, 4 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। 2 करोड़ की कार में दिल्ली जाएंगे ना दोस्तों, वो भी दिल्ली ही जाएगी, लेकिन आपको थकान नहीं आएगी। वो कार मसाज करेगी, मालिश करेगी, कार की सीटों में मसाजर लगे हुए, संगीत आएगा बिल्कुल मधुर मधुर, डॉल्बी साउंड के ऊपर, बहुत साउंड के ऊपर। और दोस्तों, मजे की बात यह है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब दिल्ली पहुंचे। दिल्ली तो सब पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली किस तरीके से पहुंच रहे हैं, इसे कामयाबी कहते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं 2 करोड़ की कार लाऊंगा, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा बेवकूफ है, 2 करोड़ की लाने की क्या जरूरत है, कार में जाना ही तो है, वो भी दिल्ली जाती है, ये भी दिल्ली जाती है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, 2 करोड़ की कार में जाऊंगा ना, तो 2 करोड़ की कार में बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि आप कब दिल्ली पहुंच गए। तो उसने कहा बेवकूफ, 2 करोड़ की कार लाएगा फिर भी पता ही नहीं चल रहा, कम से कम ट्रैक्टर लेके आ जा, पता तो चलेगा। क्योंकि दोस्तों, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बात, इसे आपको समझना पड़ेगा। जब कंटेंट की बात आती है तो समझिए, आप तुलना करते हैं। हिंदुस्तान में आरसीएम एकमात्र कंपनी है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, जहां पर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट की तुलना मार्केट की रेट से की जाती है। बाकी दुनिया में सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से तुलना करती है। आरसीएम के लोग प्रोडक्ट कैटलॉग लेकर घूमते हैं, कंपैरिजन चार्ट लेकर घूमते हैं, उसमें किसी अदर डायमंड कंपनी के प्रोडक्ट का तुलना नहीं करते, वो मार्केट की कंपनी के प्रोडक्ट से तुलना करते हैं। क्योंकि अदर कंपनी की जो बात करेंगे, कंपनी में तो हमेशा रेट डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा ही होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो खुद बनाते नहीं, और जब खुद बनाते नहीं तो 2 जगह प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है, कंपनी को प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है और बनाने वाला भी प्रॉफिट जोड़ता है। आरसीएम अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है, 80% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बनाती है, और इस वजह से उन प्रोडक्टों से आपको उसी रेट में प्रॉफिट होना चालू होता है। रेट कैसे पता करें? सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। 9 रुपए का साबुन उठाइए, साबुन को पीछे घुमा के देखिए, मार्केट का भी 9 रुपए का साबुन लाइए, आरसीएम का भी 9 रुपए का साबुन लाइए, पीछे घुमा कर देखिए कंटेंट क्या लिखा हुआ। उसमें लिखा है 76% टीएफएम, 76% टोटल फैटी मटेरियल, ग्रेड ए, 100% वेजिटेबल ऑयल। अगर ये कंटेंट का साबुन मार्केट में मिलता है 9 रुपए में, तो फिर ठीक है, वो सस्ता है। लेकिन दोस्तों, पूरे घूम जाओगे, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये आरसीएम ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज साल्ट, दुनिया की सारी कंपनियों के साल्ट 18, 20, 22 रुपए के आते हैं, आरसीएम का 14 रुपए का साल्ट आता है, और 14 रुपए में से भी बिजनेस वॉल्यूम का 45%। जब ये सारी बातें बताई
तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। मुझे लगा कि यही बिजनेस मेरे लिए है और मैंने आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदा। जब आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदा तो पहले ही मैंने जो प्रोडक्ट खरीदे उससे मेरे घर में 226 रुपए की इनकम आई। जब 226 रुपए की इनकम आई तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, समझ में आ गया करने से इनकम आती है। तो मैं बहुत उत्साहित हुआ क्योंकि मुझे अब अलाउद्दीन का चिराग मिल गया। मैं अपने दोस्तों के पास गया, मेरे दोस्तों का सर्कल है उसमें सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी मैं हूं, सबसे कमजोर मैं हूं। मेरे सारे दोस्त जो है जब मैं नौकरी कर रहा था तब तक तो वो पढ़ रहे थे, अभी वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। मैं उन दोस्तों के पास गया, मैंने कहा भाई कुछ नहीं रखा, आ जाओ इस बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सामान खरीदने से पैसा आता है और सामान आपके ग्रुप की खरीद से भी आपको पैसा आता है। तो मेरे दोस्त ने कहा, पहले दोस्त ने मुझे कहा कितना आएगा? मैंने कहा 226 रुपए आए हैं, आने वाले समय में हम लगे रहेंगे तो 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा। तो मेरे दोस्त ने कहा 1 लाख रुपए आएगा? मैंने कहा हाँ 1 लाख रुपए आएगा। तो मेरे दोस्त ने कहा पहले जा तू लेकर बता, जिस दिन तेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे उस दिन मैं करूंगा। आपको भी कई लोग इस तरह के मिलेंगे जो कहेंगे। दूसरे दोस्त के पास गया, मैंने कहा 1 लाख रुपए आएंगे। तो दूसरे दोस्त ने कहा 50,000 तो मुझे देगा ना, मैं तो तेरा दोस्त हूं। उसने भी मुझे भेज दिया। 10 दोस्तों से वापस आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पूरी समझ में आ गई लेकिन किसी को मैं समझा नहीं पा रहा। समझ में आना अलग बात है, समझाना अलग बात। समझाना, द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आप समझा पाएंगे। कई टीचर आपको मिलेंगे जो आईआईटी इंजीनियर नहीं बने लेकिन उनकी क्लास में बैठने वाला हर व्यक्ति आईआईटी इंजीनियर बन जाता है क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना आता है। दिमाग उनके पास उस बच्चे से कम हो सकता है लेकिन किसी चीज को समझाना कैसे है वो आता है। और आप समझाने की कला कब सीखेंगे दोस्तों? जब आप लगातार मीटिंग, सेमिनार में, ट्रेनिंग में बैठेंगे। 1 से 2 साल के अंदर ये कला आपके अंदर आएगी। जब लगातार लगे रहेंगे, एक ही जगह पर लगे रहेंगे, तो जब ये कला आएगी तो आप समझाना सीख जाएंगे। और जिस दिन समझाना सीख गए उस दिन आप जो भी चीज हाथ में लोगे उस चीज में आप अमीर बनने वाले। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन को आपको सीखना। जब आप मेरे एलडीपी प्रोग्राम में आएंगे तो हम कम्युनिकेशन के पावर पे बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसके बाद। लेकिन कोई नहीं माना। अल्टीमेट क्या हुआ? मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो मेरे से आरसीएम का प्लान ना मांगे, सिर्फ मेरे कहने से ज्वाइन हो जाए। जब मैंने अपनी सर्च लिस्ट निकाली तो मुझे पता चला कि एक ही व्यक्ति है जो मेरे कहने से ज्वाइन कर सकता है, वो है मेरी सिस्टर। जी हाँ, सिस्टर रहती थी भीलवाड़ा में। सिस्टर के जो हस्बैंड थे उनका पास मिर्च का होलसेल कारोबार था। सिस्टर का नाम है चंदा बोरा, आईडी नंबर है 10,476। शी इज रूबी पिनेचीवर। अभी इनकम है 2,50,000 रुपए पर। चंदा बोरा, ये मैं स्टोरी काल्पनिक नहीं बता रहा हूं, ओरिजिनल बता रहा हूं, इसको आप चेक कर सकते हैं। सिस्टर की बोतल भी खाली थी। जीजा जी के पास भी ज्यादा इनकम नहीं थी, वो भी दुकान लगाकर काम करते थे। मैं अपनी सिस्टर के पास गया और कहा सिस्टर आपको ज्वाइन करना है। मेरी सिस्टर ने कहा हम तो पहले ही ज्वाइन है भाई बहन, किसमें ज्वाइन करना है? मैंने कहा सिस्टम में नहीं, आरसीएम में ज्वाइन करना है। तो मेरी सिस्टर ने कहा ज्वाइन तू लाया तो कर ही लेंगे। अरे बाप रे, ये कैसा विश्वास है! यहाँ पर आरसीएम का नाम नहीं सुना गया, यहाँ पर पहले हाँ भरी गई क्योंकि रिलेशनशिप की ताकत है। और दोस्तों हुआ क्या कि जब सिस्टर को मैंने ये बोला तो सिस्टर ने एक बार में हाँ भर ली। मैंने कहा सिस्टर को बोला 1500 रुपए लगेंगे, तो सिस्टर ने कहा 1500 रुपए दे देंगे, तेरे से ज्यादा नहीं। यहां पर आरसीएम का नहीं, बिलीव की बात हो रही थी। और मजे की बात है मेरी सिस्टर इस बिजनेस में आ गई। सिस्टर ने ज्वाइन किया। मेरी सिस्टर ने मेरे कहने से उनकी 3-4 पड़ोसन को बुलाया, मैंने उन्हें प्लान बताया, उनको समझ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि थर्ड पार्टी था मैं। आप जब अपने भाई को, बहन को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को बिजनेस समझाते हैं वो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए इनिशियल समय में आपको थर्ड पार्टी के थ्रू जाना है, अपनी अपलाइन के थ्रू जाना है ताकि वो अच्छी तरह से सीरियस होकर उस बिजनेस को समझे। जब 3-4 उनकी पड़ोसियों ने ज्वाइन किया, उन्होंने ज्वाइन किया तो मेरी सिस्टर ने आरसीएम का माल लिया। सिस्टर के घर में पहले मैंने 512 की इनकम आ गई और मुझे भी इनकम आ गई। जब सिस्टर को 512 आया, जीजा जी ने बैंक स्टेटमेंट देखा तो 512 रुपए फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से ट्रांसफर हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सिस्टर से पूछा देखो मैंने कुछ किया नहीं, ये 512 कहां से आए हैं, कोई गलती से आए होंगे? तो मेरी सिस्टर ने पहली बार जीजा जी को बताया कि मेरा भाई आया था, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कराया था और उसके बिजनेस ज्वाइन कराने की वजह से मुझे आज 512 रुपए आए हैं।
उनको बहुत आश्चर्य हुआ, सामान खरीदने से पैसा आ गया। 90% लोगों को यही बात समझ में नहीं आती। सामान खरीदने से पैसा आ गया, जो जीवन में कभी नहीं आया था। जीजा जी ने फोन पर बातों बातों पर जीजा जी ने उनके जीजा जी को हैदराबाद में बता दिया, जिनका नाम था अमन लुगलेचा। कई लोग, कई एमराल उनकी डाउनलाइन में, मिस्टर दिलीप कुलकर्णी हैदराबाद का नाम आपने सुना होगा, वो उन्हीं की डाउनलाइन है। जीजा जी के जीजा जी को बताया, जीजा जी ने अपने जीजा जी को बताया, उनकी बोतल भी खाली थी। जीजा जी के जीजा जी ने आरसीएम कमा लिया, जीजा जी के जीजा जी को इनकम आ गई, जीजी को इनकम आ गई और मुझे भी इनकम आ गई। मुझे पूरा प्लान समझ में आ गया दोस्तों, और जब मेरे को पूरा प्लान समझ में आया तो मैंने इस बिजनेस में काम करना चालू किया। क्या कहता था आप लोगों से, हंसाने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं लोगों से कहता था दोस्तों, इस बिजनेस में कुछ नहीं करना, सब लोग अपने जीजा साले को लेकर आ जाओ, क्योंकि कोई ना कोई किसी का जीजा और साला तो है ही। और आज मेरे ग्रुप में इसी रफ्तार की वजह से 1 करोड़ जीजा साले इकट्ठे हो गए हैं दोस्तों, और 1 करोड़ जीजा सालों ने मेरे साथ क्या किया। आज लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और मेरे पास एक दिन में एक आदमी सिर्फ 1 मिनट काम करे तो मेरे पास एक दिन में 1 करोड़ मिनट है। इतना टाइम है मेरे पास, पैसा भी भरपूर है। अभी मैं 30 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया गया, पीछे दिक्कत नहीं। 30 दिन के लिए लंदन जाऊंगा लॉकडाउन खुलने के बाद, इनकम की दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने समय डालकर समय कमा लिया। दुनिया के सारे कारोबार में आप समय डालकर ही पैसा कमाते हैं, समय कम होता जाता है। एक दिन भी आप नौकरी गए तो जीवन में से एक दिन कम होता है। लेकिन मैं आज आपको समझा रहा हूं, और अगर आप आरसीएम चालू करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, तो आपको 1 घंटा दूंगा और जिंदगी भर 1 घंटा वापस लूंगा, और केवल आपका नहीं, आपकी टीम का भी 1-1 आवर में वापस लूंगा। समय डालकर हम समय कमाना सीख रहे हैं। आज खूब समय है दोस्त, इतना समय है कि मेरे दोस्त के ब्रदर की शादी थी। दोस्त का ब्रदर अमेरिका से 7 दिन, शादी के 2 दिन पहले आया, और मैं शादी में 7 दिन पहले पहुंच गया। इतना टाइम नहीं है किसी के पास, इतना टाइम। पैसा, पैसा इतना कि हम खर्च ही नहीं कर सकते। हर बार हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस चीज में हमें इन्वेस्ट करना। सिक्योरिटी इतनी, आप कितनी भी अच्छी नौकरी पे हैं, आपका कितना भी अच्छा बिजनेस है, आपका बच्चा इस नौकरी और बिजनेस को कर पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे इस बिजनेस में गारंटी है। मेरे बाद मेरे बच्चे को यह बिजनेस हूबहू ट्रांसफर होगा, जिसका एग्जाम्पल है ना, आप जानिए, मिस्टर रवि ओपी शर्मा। उनके फादर को मैंने ज्वाइन कराया था भीलवाड़ा के अंदर। मिस्टर सुरेंद्र राठौड़ थे, वो लेकर आए थे, मैंने ज्वाइन कराया उनको। और मजे की बात है कि ओपी शर्मा जी आप हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे को लाखों रुपए इनकम आती है दोस्तों। जब बच्चा पहले दिन आरसीएम में आया था ना, तब आरसीएम का पूरा नाम भी पता नहीं था, और चेक लाखों रुपए का था। ये सिक्योरिटी है। और आप अगर मेरे इस बिजनेस में आ गए हैं नेटवर्क में, तो आप कोई मेरे लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। और जब आप अपने के लिए काम करेंगे तो मेरे को इनकम आएगी। आपकी डाउनलाइन जब वो खुद के लिए काम करेगी तो आपको इनकम आएगी। इस चीज को आपको समझना है। टाइम है, पैसा है, सिक्योरिटी है, ये तो 3 डायरेक्ट फायदे हैं जो आपको पता है। लेकिन इनडायरेक्ट फायदे इतने हैं, इस बिजनेस में प्यार है, लोगों का प्यार है, सम्मान है, इज्जत है, दौलत है, सर्कल है, सिक्योरिटी है, समय, सब कुछ हमारे पास है। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी बात करनी हो, हम एक फोन कॉल के थ्रू वहां पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अरे करोड़पति बनने के बाद भी इतने संपर्क आपके नहीं हो। डॉक्टर हमारे जान पहचान में है, हमारी डाउनलाइन में है, इंजीनियर डाउनलाइन में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डाउनलाइन में है, रिक्शे वाला, ठेले वाला, किराने वाला, किसी भी जगह पर हमें डायरेक्ट बात करने की आदत है। अगर हमें टेलीफोन भी खराब हो गया तो वहां पर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बैठा। ये सर्कल की काम, इतना बड़ा सर्कल है। मैं अभी 3 साल पहले सिक्किम गया था, अपनी पूरी फैमिली को, अपने साले की फैमिली को, अपनी साली की फैमिली को, सब लेकर गए थे। 14 दिन तक, लगातार 14 दिन तक मैंने उनको बाहर का खाना नहीं खाने दिया। हर जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तैयार थे। दोस्तों, ये पावर है नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग और रिलेशनशिप की पावर है। अगर वो मेरे लिए काम करते हैं तो मैं भी उनके लिए झुकने के लिए तैयार हूं, मैं भी उनके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार हूं। ये रिलेशनशिप की पावर। देश की अगर हम बात करें तो देश में सारा काम डायरेक्ट सेलिंग में 1 नंबर में होता है, और जब 1 नंबर में आप काम करते हैं दोस्तों, तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जाता है, कितना टैक्स जाता है, ये 2 नंबर के काम होना ही बंद होता है। सौहार्द की बात करें तो हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर मुस्लिम आपकी अपलाइन भी हो सकती है, डाउनलाइन भी हो सकती है, और सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, सम्मान के साथ काम करते हैं।
हर तरह की प्रॉब्लम का अगर कोई हल है तो डायरेक्ट सेलिंग है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अभी आपकी ताकत काम कर रही है, अभी आपका शरीर काम कर रहा है तो आप बड़े जोश में हैं, लेकिन जब शरीर काम नहीं करेगा तो क्या होने वाला है इसको समझिए। तो आज से आप इस बिजनेस के बारे में मेरे कहने से, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, एक बार मेरे कहने से आप इसे समझें। डायरेक्ट सेलिंग वो परिभाषा है, आने वाले समय में इसके अलावा कुछ नहीं। और स्टूडेंट के लिए खास रूप से कहने वाला हूं, वैसे कल मेरा वीडियो भी आने वाला है स्टूडेंट के लिए मुकेश कोठारी चैनल पर, उस वीडियो में भी मैं बताऊंगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आने वाले समय में रोजगार नहीं है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जो भी सरकार आती है, जो भी विपक्ष होता है, वो कहता रोजगार नहीं है, और रोजगार कोई ला भी नहीं सकता। अभी यूपी में वैकेंसी आई थी 62 चपरासी, 4th क्लास का आवेदन के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन फाइल किया, उसमें से 3,700 तो पीएचडी डॉक्टर हैं, पीएचडी होल्डर जिन्होंने थीसिस किया हुआ, चपरासी बनने के लिए तैयार है। देश की हालत देखिए। बिजनेस करना है तो पैसे नहीं है, और पैसे अगर है तो कंपटीशन को सामना नहीं कर पाएंगे। बिजनेस अभी जूते के नहीं चलते, किराने के नहीं चलते, बिजनेस चलते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वालों के, शार्प माइंड वालों के। कितनी तरह की रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर पेरेंट्स अभी से ध्यान दें, अपने बच्चे को डेवलप करें। डिग्री लेना, पढ़ना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए कर रहे हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। डिग्री लीजिए, कॉन्फिडेंस हासिल कीजिए, साथ साथ में स्टूडेंट के साथ नेटवर्क तैयार कीजिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फायदा आपको यह होने वाला है कि अगर आप जिम्मेदारी लेने के बाद, पारिवारिक जिम्मेदारी आपके पास आती है, तब नेटवर्क करते हैं तो आपको रुक रुक कर नेटवर्क करना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में जब आप नेटवर्क करना चालू करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड सपोर्ट रहता है, आपके मदर फादर रहते हैं, आपको ज्यादा चैलेंज नहीं होता फाइनेंशियली, और उस समय आप जो भी नेटवर्क से जो कमाई आ रही है उसको नेटवर्क में इन्वेस्ट करते जाएं, सीखते जाएं, तो आपको आश्चर्य होगा कि जब तक आप कमाने लायक होंगे उस समय लाखों रुपए कमा रहे होंगे। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल में आज से मैं बता सकता हूं, जो आदमी स्टूडेंट के रूप में बिजनेस में आए थे और उन्होंने शादी भी आरसीएम ज्वाइन करने के बाद की और लाखों रुपए की इनकम के बाद की। बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर सुजीत कुमार सिंह पटना से, मिस्टर राकेश शर्मा जी हैं, ऐसे कई लीडर हैं जो बिल्कुल यंग और डायनेमिक एज में इस बिजनेस के अंदर आए थे और आज वो बहुत अच्छे खासे मुकाम पर है। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत लंबी बात कर ली आपसे, लगभग मेरी बात 1 घंटे से ज्यादा की हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मिस्टर डायमंड द डायमंड मिस्टर सुरेंद्र वंश जी आपके बीच में आ रहे हैं लाइव। सुरेंद्र वंश जी को आप समझना, रियली एक ऐसे हीरो हैं इस बिजनेस के, जो नेचुरली डायमंड है अंदर से भी और आरसीएम के भी डायमंड है, जिन्होंने सैकड़ों आदमियों की जिंदगी को बदला। मैं, मेरी डाउनलाइन तो है सुरेंद्र वंश जी, लेकिन मैं उनका फैन हूं और मैं उनकी बात देखता हूं। उनका एक चैनल है चैट विद सुरेंद्र वंश, और उस चैनल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उन्होंने हिंदुस्तान की सारी नेटवर्किंग कंपनियों के लीडर को इकट्ठा किया है और एक एकत्रित करने का काम किया है। डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन में बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुरेंद्र जी बस कल ठीक 4 बजे आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, आप 100% उसके अंदर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया, मेरी बात सुनी। 15-20 दिन बाद जब भी मेरा शेड्यूल होगा मैं आपके बीच में फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर। मेरे मुकेश कोठारी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो चैनल है, एक एक व्यक्ति से सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि ये खजाने की चाबी मिल गई है आपको, क्योंकि हर आदमी घर बैठे इसको देख पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद।